मित्रों, प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग भाग 2 और आज हम सुनने जा रहे हैं उसका अध्याय 14 जिसका शीर्षक है मुकदमे की तैयारी। महात्मा गांधी की आत्मकथा का अनुवाद किया है काशीनाथ त्रिवेदी जी ने। प्रिटोरिया में मुझे जो एक वर्ष मिला वह मेरे जीवन का अमूल्य वर्ष था। सार्वजनिक काम करने की अपनी शक्ति का कुछ अंदाज़ा मुझे यहाँ हुआ। उसे सीखने का अवसर यहीं मिला। मेरी धार्मिक भावना अपने आप तीव्र होने लगी और कहना होगा कि सच्ची वकालत भी मैं यहीं सीखा। नया बैरिस्टर पुराने बैरिस्टर के दफ्तर में रहकर जो बातें सीखता है सो मैं यही सीख सका। यहाँ मुझ में ये विश्वास पैदा हुआ कि वकील के नाते मैं बिल्कुल नालायक नहीं हूँ। वकील बनने की कुंजी भी यहीं मेरे हाथ लगी। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा छोटा न था। 40,000 पाउंड का यानी 6 लाख रुपयों का दावा था। दावा व्यापार के सिलसिले में था, इसलिए उसमें बही खाते की गुत्थियाँ बहुत थीं। दावे का आधार कुछ तो प्रॉमिसरी नोट पर और कुछ प्रॉमिसरी नोट लिख देने का वचन पलवाने पर था। बचाव ये था कि प्रॉमिसरी नोट धोखा देकर लिखवाए गए थे और उसका पूरा मुआवजा नहीं मिला था। इसमें तथ्य और कानून की गलतियाँ काफ़ी थीं। बही खाते की उलझनें भी बहुत थीं। दोनों पक्षों ने अच्छे से अच्छे सॉलिसिटर और बैरिस्टर किए थे, इसलिए मुझे उन दोनों के काम का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। सॉलिसिटर के लिए वादी का मुकदमा तैयार करने और तथ्य संग्रह करने का सारा बोझ मुझ पर था। उसमें से सॉलिसिटर कितना रखता है और सॉलिसिटर द्वारा तैयार की गई सामग्री में से बैरिस्टर कितनी सामग्री का उपयोग करता है सो मुझे देखने को मिलता था। मैं समझ गया कि इस केस को तैयार करने में मुझे अपनी ग्रहण शक्ति का और व्यवस्था शक्ति का ठीक अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने केस में पूरी दिलचस्पी ली। मैं उसमें तन्मय हो गया। आगे पीछे के सब कागज़ पत्र पढ़ गया। मुवक्किल के विश्वास की और उसकी होशियारी की सीमा न थी। इससे मेरा काम बहुत आसान हो गया। मैंने बारीकी से बही खातों का अध्ययन कर लिया। बहुत से पत्र गुजराती में थे, उनका अनुवाद भी मुझे ही करना पड़ता था। इससे मेरी अनुवाद करने की शक्ति बढ़ी। मैंने कड़ा परिश्रम किया, जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ। धार्मिक चर्चा आदि में और सार्वजनिक काम में मुझे खूब दिलचस्पी थी और मैं उसमें समय भी देता था। तो भी वह मेरे निकट गौण थी। मुकदमे की तैयारी को मैं प्रधानता देता था। इसके लिए कानून का या दूसरी पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक होता तो मैं उसे हमेशा पहले कर लिया करता था। परिणाम ये हुआ कि मुकदमे के तथ्यों पर मुझे इतना प्रभुत्व प्राप्त हो गया जितना कदाचित वादी प्रतिवादी को भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो दोनों के ही कागज़ पत्र रहते थे। मुझे मी पिंकट के शब्द याद आए। उनका अधिक समर्थन बाद में दक्षिण अफ्रीका के सुप्रसिद्ध बैरिस्टर स्वर्गीय मिस्टर लेनर्ड ने एक अवसर पर किया था। मिस्टर पिंकट का कथन था, तथ्य 3/4 कानून है। एक मुकदमे में मैं जानता था कि न्याय तो मुवक्किल की ओर ही है, पर कानून विरुद्ध जाता दिखा। मैं निराश हो गया और मिस्टर लेनर्ड की मदद लेने दौड़ा। तथ्य की दृष्टि से केस उन्हें भी मजबूत मालूम हुआ। उन्होंने कहा, गांधी, मैं एक बात सीखा हूँ और वो यह कि यदि हम तथ्यों पर ठीक ठाक अधिकार कर लें तो कानून अपने आप हमारे साथ हो जाएगा। इस मुकदमे के तथ्य हम समझ लें। यूँ कहकर उन्होंने मुझे एक बार फिर तथ्यों को पढ़ समझ लेने और बाद में मिलने की सलाह दी। उन्हीं तथ्यों को फिर जांचने पर, उसका मनन करने पर मैंने उन्हें भिन्न रूप में समझा और उनसे संबंध रखने वाले एक पुराने मुकदमे का भी पता चला जो दक्षिण अफ्रीका में ही चला था। मैं हर्ष विभोर होकर मिस्टर लेनर्ड के यहाँ पहुँचा। वे खुश होकर बोले, अच्छा, ये मुकदमा हम ज़रूर जीतेंगे। ज़रा इसका ध्यान रखना होगा कि मामला किस जज के सामने चलेगा। दादा अब्दुल्ला के केस की तैयारी करते समय मैं तथ्य की महिमा को इस हद तक नहीं पहचान सका था। तथ्य का अर्थ है सच्ची बात।
सच्चाई पर डटे रहने से कानून अपने आप हमारी मदद पर आ जाते हैं। अंत में मैंने दादा अब्दुल्ला के केस में ये देख लिया कि उनका पक्ष मजबूत है, कानून को उनकी मदद करनी ही चाहिए। पर मैंने देखा कि मुकदमा लड़ने में दोनों पक्ष जो आपस में रिश्तेदार हैं और एक ही नगर के निवासी हैं, बर्बाद हो जाएंगे। कोई कह नहीं सकता था कि मुकदमे का अंत कब होगा। अदालत में चलता रहे तो उसे जितना चाहो उतना लंबा किया जा सकता था। मुकदमे को लंबा करने में दो में से किसी एक पक्ष का भी लाभ न होता, इसलिए संभव हो तो दोनों पक्ष मुकदमे का शीघ्र अंत चाहते थे। मैंने तैयब सेठ से विनती की, झगड़े को आपस में निपटा लेने की सलाह दी। उन्हें अपने वकील से मिलने को कहा। यदि दोनों पक्ष अपने विश्वास के किसी व्यक्ति को पंच चुन लें तो मामला झटपट निपट जाए। वकीलों का खर्च इतना अधिक बढ़ता जा रहा था कि उसमें उनके जैसे बड़े व्यापारी भी बर्बाद हो जाते। दोनों इतनी चिंता के साथ मुकदमा लड़ रहे थे कि एक भी निश्चिंत होकर दूसरा कोई काम कर नहीं सकता था। इस बीच आपस में बैर भी बढ़ता जा रहा था। मुझे वकील के धंधे से घृणा हो गई। वकील के नाते तो दोनों वकीलों को अपने अपने मुवक्किल को जीतने के लिए कानून की गलियां ही खोज कर देनी थी। इस मुकदमे में पहले पहले मैंने ये जाना कि जीतने वाले को पूरा खर्च कभी मिल ही नहीं सकता। दूसरे पक्ष से कितना खर्च वसूल किया जा सकता है, इसकी एक मर्यादा होती है, जबकि मुवक्किल का खर्च उससे कहीं अधिक होता है। मुझे यह सब असह्य मालूम हुआ। मैंने तो अनुभव किया कि मेरा धर्म दोनों की मित्रता साधना और दोनों रिश्तेदारों में मेल करा देना है। मैंने समझौते के लिए जी तोड़ मेहनत की। तैयब सेठ मान गए। आखिर पंच नियुक्त हुए। उनके सामने मुकदमा चला। मुकदमे में दादा अब्दुल्ला जीते, पर इतने से मुझे संतोष नहीं हुआ। यदि पंच के फैसले पर अमल होता तो तैयब हाजी खान मोहम्मद इतना रुपया एक साथ नहीं दे सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए पोरबंदर के मेमनों में आपस का ऐसा एक अलिखित नियम था कि खुद चाहे मर जाएं पर दिवाला न निकले। तैयब सेठ 37,000 पाउंड और मुकदमे का खर्च एक मुश्त दे ही नहीं सकते थे। उन्हें न तो एक दमड़ी कम देनी थी और न दिवाला ही निकालना था। रास्ता एक ही था कि दादा अब्दुल्ला उन्हें काफ़ी लंबी मोहलत दे दें। दादा अब्दुल्ला ने उदारता से काम लिया और खूब लंबी मोहलत दे दी। पंच नियुक्त कराने में मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ी, उससे अधिक मेहनत यह लंबी अवधि निश्चित कराने में पड़ी। दोनों पक्षों को प्रसन्नता हुई, दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ी। मेरे संतोष की सीमा न रही। मैं सच्ची वकालत सीखा, मनुष्य के अच्छे पहलू को खोजना सीखा और मनुष्य हृदय में प्रवेश करना सीखा। मैंने देखा कि वकील का कर्तव्य दोनों पक्षों के बीच खुदी हुई खाई को पाटना है। इस शिक्षा ने मेरे मन में ऐसी जड़ जमाई कि 20 साल की अपनी वकालत का मेरा अधिकांश समय अपने दफ्तर में बैठकर सैकड़ों मामलों को आपस में सुलझाने में ही बीता। उसमें मैंने कुछ खोया नहीं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मैंने पैसा खोया। आत्मा तो खोई ही नहीं।